हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है बीपीएससी या स्टेट की जो प्रैक्टिस है, हम वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी थ्योरी की सारी क्लासेस कवर अप कर लिए हैं। 5 ब्रांच हमारे हो चुके हैं। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमारी प्रैक्टिस हो रही है, अभी कल भी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो परसों आपका एग्जाम ही है, तो कल भी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि कल हम आपको आपकी क्लास 12 बजे ही प्रोवाइड करवा दें। तो आप सब कल के लिए भी तैयार रहिएगा। कल भी हम क्वेश्चन जो है वो लगभग 50 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमने पूरे होम साइंस को कवर अप करते हुए क्वेश्चन को उठाया है, यानी कि आपको आज मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य में समावेशित तत्व हैं। आपको बताना है कि स्वास्थ्य के अंतर्गत किन तत्वों को समावेशित किया गया है। क्या वो फिजिकल है, क्या वो मेंटल है, क्या वो इमोशनल है या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि स्वास्थ्य में आपने किसको समावेशित किया है। तो हमने स्वास्थ्य में फिजिकल को भी समावेशित किया है, मेंटल को भी समावेशित किया है, इमोशनल को भी हमने समावेशित किया है। तो ये तीन के तीनों तत्वों को हमने अपने स्वास्थ्य में समावेशित किया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और इमोशनल यानी कि संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है, तभी हम उसको स्वस्थ बोलते हैं। किसी व्यक्ति का स्वस्थ होने के लिए उसके ये तीनों पहलुओं का स्वस्थ होना, ठीक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है, मानव निर्मित प्रदूषण को कहा जाता है। जो प्रदूषण मानव के द्वारा निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे प्रदूषण कहते हैं? क्या उसे प्रदूषक कहते हैं? ये प्रदूषक होगा। क्या उसे एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि जो मानव के द्वारा प्रदूषण किया जाता है या जिसे हम मानव निर्मित प्रदूषण कहते हैं, वो हमारा कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, जल प्रदूषण मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है? आपको बताना है कि जब हमें जल प्रदूषण को मापना है तो हम इनमें से कौन सी जांच करते हैं। क्या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड करते हैं? क्या आर्गोनॉमिक्स करते हैं? क्या लैक्टोमीटर करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि जो हमारा जल प्रदूषण है, जल के प्रदूषण के नापने के लिए आप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच करते हैं। यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आप जांच करते हैं। तो इस जांच का नाम आप ध्यान रखिएगा, BCOD। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? किस वायु प्रदूषण की वजह से मानव में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है? क्या ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड से, सीसा से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि हमारे जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण में ये सीसा वायु प्रदूषण के कारण, जो शीशे से वायु प्रदूषण हो रहा है, इसके कारण मनुष्य के तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो रहे हैं। क्या हो रहा है? तो तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन मफरल का संबंध है। आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं, बस आपको फटाफट आंसर करते हुए चलना है। ठीक। तो ग्रीन मफरल का संबंध है किससे है? ग्रीन मफरल का संबंध किससे है? क्या वायु प्रदूषण से है? क्या ध्वनि प्रदूषण से है? क्या जल प्रदूषण से है या फिर मृदा प्रदूषण से है? अगर हम बात करें ग्रीन मफरल की,
तो ग्रीन मफरल का जो संबंध है वो है ध्वनि प्रदूषण। आपने देखा होगा कि रोड के किनारे किनारे यानी कि रोड के दोनों साइड में पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम हो सके। तो ध्वनि प्रदूषण यानी कि ग्रीन मफरल का संबंध किससे है? तो वो आपका है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक, और इसमें होता क्या है? तो इसमें रोड के दोनों साइड पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस है, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या वो मीथेन है? क्या वो जल वाष्प है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये सारी की सारी गैसें ही हमारी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तो हम जान जाते हैं कि ये गैस है, लेकिन ये जो जल वाष्प है ना, ये भी क्या है? ये भी आपके ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। सीवेज पाइपलाइन में कौन सी गैस पाई जाती है? ये जो सीवेज पाइपलाइन होती है इसमें कौन सी गैस होती है? क्या हाइड्रोजन सल्फाइड होता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है? क्या मीथेन होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जो हमारे ये पाइपलाइन आते हैं, सीवेज वाली जो पाइपलाइन होती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है मीथेन गैस। कौन सी गैस? मीथेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। WHO। अब WHO का नाम आया है तो आपके लिए क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहले आप बताइए कि WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO की स्थापना कब हुई? WHO का कार्यकाल यानी कि ये जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? भारत में इसकी स्थापना कब हुई? साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जब आप WHO की स्थापना बता देंगे तो आपको स्वास्थ्य दिवस याद हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये किस दिन, यानी कि जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी तभी से हम क्या मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि WHO द्वारा किस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है? क्या वो अमेरिका है? क्या वो भारत है? क्या वो अफ्रीका है या फिर वो चीन है? WHO द्वारा ये जो पोलियो मुक्त कर दिया गया है ये कर दिया गया है अफ्रीका को। अफ्रीका को क्या किया गया है? तो अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक, वैसे जो मैंने WHO से क्वेश्चन पूछे हैं, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैं 20 बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन मुझे आज तक अभी तक ये 20 बार कमेंट यानी कि 20 भी कमेंट नहीं आया है कि 20 भी इंसान ने कभी मुझे कमेंट करके बताया हो। ठीक, तो देखते हैं आज कितने लोग बताते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पोस्टर में, ये पोस्ट नहीं है पोस्टर है, पोस्टर में ABC का अर्थ है। आपने पोस्टर में ABC का अर्थ पढ़ा होगा। जब हमने पोस्टर पढ़ा था तो वहां पर हमने चर्चा की थी, अगर नहीं की थी तो क्वेश्चन के माध्यम से जरूर किया होगा। आपको बताना है जो पोस्टर में ABC होता है उसका अर्थ क्या होता है? क्या वो अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लीन होता है? एक्टिव, ब्रीफ, क्लीन होता है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ, क्लियर होता है? अट्रैक्टिव, ब्रॉड, क्लीन होता है? तो जब भी आप पोस्टर बनाते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका पोस्टर जो है वो अट्रैक्टिव हो, ब्रीफ हो यानी कि संक्षिप्त हो, साथ ही साथ वो क्लियर हो, आपको सब चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हों। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। ठीक, हिंदी ध्यान रखिएगा, हिंदी है आपका आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो आप पोस्टर बनाते हैं वो पोस्टर अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि पोस्टर में कितने रंगों का प्रयोग करना चाहिए,
तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप पोस्टर बनाते हैं तो पोस्टर में आपको 3 से 4 रंगों का ही प्रयोग करना है, उससे अधिक नहीं। अगर आपको प्रयोग करना है तो प्राथमिक रंग का प्रयोग कीजिएगा। ठीक, अब बात आ गई प्राथमिक रंग की, तो जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ये रहा हमारा थर्ड वाला राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सेवा काल समाप्त होने पर आजीवन मिलने वाली आय कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया है, यानी कि सेवा काल उसका समाप्त हो गया है, उसके बाद उसे आजीवन आय मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो किस आय के अंतर्गत आती है, या हम उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम रॉयल्टी कहते हैं? क्या उसे हम भत्ता कहते हैं? क्या उसे हम पेंशन कहते हैं, या फिर हम उसे बोनस कहते हैं? तो जो ये सेवा काल समाप्त होने के बाद आपको आजीवन पैसे मिल रहे हैं, वो आपकी पेंशन कहलाती है। रॉयल्टी, तो रॉयल्टी क्या होती है? जो ये जो लेखक वगैरह होते हैं, लेखक को उनके जो लेखन के बदले जो उनको पैसा मिलता है, वही रॉयल्टी कहलाती है। भत्ता की बात करें तो भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है। कुछ भत्ते होते हैं, जैसे महंगाई भत्ता हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, तो ये भत्ते होते हैं जो कि मिलते हैं। बोनस की बात करें तो जो आपके वेतन के अतिरिक्त आपको साल में एक बार जो अतिरिक्त धन दिया जाता है, वो आपका बोनस कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको बताना है कि अर्नेस्ट एंजल द्वारा उपभोग का नियम दिया गया कब? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, हालांकि आपको पता होगा क्योंकि हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, ये अपनी क्लास में भी डिस्कस किया था। चीजें आपने सब पढ़ रखी है, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आपने सब कुछ पढ़ रखा है। अगर आपने थियरी की क्लासेस ली होंगी तो आपको सारी चीजें, सारे आंसर आ रहे होंगे आराम से। तो आपको बताना है, जो अर्नेस्ट एंजल ने उपभोग का नियम दिया था, उन्होंने ये कब दिया था? 1850 में दिया था, 1857 में दिया था, 1890 में दिया था, या फिर 1910 में दिया था? तो अर्नेस्ट एंजल के द्वारा जो उपभोग का नियम दिया गया था, वो दिया गया था 1857 में। इन्होंने कितने मद बताए थे? तो इन्होंने 5 मद बताए थे। पांचों मदों को आप देखते हुए जाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि सामान्य भविष्य निधि पत्र सरकारी कर्मचारियों के लिए कब अनिवार्य कर दिया गया? पहले ये अनिवार्य नहीं था। कौन सा? जो सामान्य भविष्य निधि पत्र है। अब आपको ये बताना है कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए कब अनिवार्य कर दिया गया? क्या 1960 में कर दिया गया, 1965 में कर दिया गया, 1980 में कर दिया गया, या फिर 1958 में कर दिया गया? तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये सामान्य भविष्य निधि पत्र है, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए 1965 में अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है, पुष्प सज्जा में सबसे लंबी टहनी सिन दर्शाती है। आपने जब पुष्प सज्जा के बारे में पढ़ा था तो वहां पर आपने 3 टहनियों का जिक्र किया था। क्या क्या था? तो एक था सिन, एक था सो, एक था हाइकी। सिन, सो, हाइकी। आपको बताना है, ये तो आपसे बता दिया गया सबसे लंबी टहनी क्या थी? सिन थी। अब ये सिन किसको दर्शा रहा है? क्या स्वर्ग को दर्शा रहा है? क्या ये मानव को दर्शा रहा है? क्या ये पृथ्वी को दर्शा रहा है? तो अगर हम बात करें सिन की, तो ये स्वर्ग को दर्शाता है। और ये कितने डिग्री के कोण पे होता है? तो ये 90 डिग्री के कोण पे होता है। सबसे लंबी टहनी होती है। अगर हम बात करें मानव की, तो मानव सो को इंगित, यानी कि जो सो है वो मानव को इंगित करता है। सो किसको करता है? मानव को इंगित करता है। और ये 45 डिग्री के कोण पर होता है। अगर हम बात करें हाइकी की, तो हाइकी पृथ्वी को इंगित करता है और ये 75 डिग्री के कोण पर होता है। तो इसमें से आप ये इनके कोण भी ध्यान रखिएगा।
इसके अर्थ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग है। आपको बताना है कि प्रांग महोदय ने किसे प्राथमिक रंग बताया है। क्या लाल पीला नीला, क्या हरा सफेद पीला, बैंगनी गुलाबी लाल, या फिर पीला सफेद नीला। तो इसमें भी आपका सफेद है, इसमें भी सफेद है, इसमें गुलाबी है, ये कट जाएगा। बचा क्या आपका? तो बचा आपका सिर्फ यही लाल पीला नीला। प्रांग के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो वो है लाल पीला और नीला। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है एक रंग का हल्के से गहरा या फिर गहरे से हल्का होना कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या ये समीपवर्ती रंग योजना कहलाती है? क्या ये एक रंगीय योजना कहलाती है? क्या ये दोहरी पूरक रंग योजना कहलाती है, या फिर इसे हम पूरक रंग योजना के नाम से जानते हैं? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक रंग यानी कि एक ही रंग है, एक रंग के हल्के से गहरा या फिर गहरे से हल्का होने की जो हल्का होना है जो, वो आपका कहलाता है एक रंगीय योजना। क्योंकि इसमें क्या है? क्योंकि इसमें एक ही रंग है और वही आपका गहरा और मंद हो रहा है, तो ये आपका है एक रंगीय योजना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा है एक व्यक्ति की तर्कसंगत रूप से सोचने और समस्याओं का समाधान करने की क्षमता किसका अंग है? आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति तर्कसंगत रूप से सोच रहा है, समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो वो उसकी ये क्षमता किस अंग का है? क्या वो सूक्ष्म मोटर क्रिया का है? क्या वो भाषा विज्ञान का है, भाषा विकास का है? क्या वो संज्ञानात्मक विकास है, या फिर वो प्रबंधन कौशल है? तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ये कि कोई व्यक्ति तर्कसंगत रूप से सोच रहा है, तो तर्कसंगत रूप से सोचने का मतलब ये हो गया कि वो संज्ञानात्मक विकास का अंग है। सूक्ष्म मोटर क्या है? तो सूक्ष्म मोटर और स्थूल मोटर के बारे में आपने पढ़ा है, आपने मोटर डेवलपमेंट पढ़ा है, उसमें आपने सूक्ष्म और क्या देखा था? स्थूल। सूक्ष्म क्या है? तो जिसमें हमारी जो छोटी मांसपेशियां हैं वो क्रियाशील हैं, वो हमारा सूक्ष्म मोटर कहलाता है। और स्थूल हो जाता है जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं या क्रियाशील होती हैं। भाषा विकास आप सभी ने पढ़ रखा है, प्रबंधन कौशल ये सभी आप सभी ने पढ़ रखा है। जो प्रबंधन की जो ज्ञान होता है, जो प्रबंधन का कौशल होता है, जो क्षमता होती है जिससे व्यक्ति प्रबंधन करता है, वही आपका प्रबंधन कौशल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका ... यानी कि आपको बताना है किस पौधे के स्रोत में पाया जाने वाला एक कैरोटीनॉइड है। इसमें से कौन सा पौधे के स्रोत में पाया जाने वाला एक कैरोटीनॉइड है? क्या बायोटीन है, क्या ल्यूटेलिन है, क्या बीटा कैरोटीन है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आपको पता है कि ये जो बीटा कैरोटीन है क्या है? ये जो आपका बीटा कैरोटीन है, ये आपका पौधों के स्रोत में पाया जाने वाला एक कैरोटीनॉइड है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से आपको असंगत को बताना है। ये आपने ये देखा होगा, जो आपने एग्जाम अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर कि असंगत को चुनिए। आपके जो फर्स्ट पेपर यानी कि जो आपका पहला सेक्शन होता है जिसमें 50 क्वेश्चन आपके शिक्षण और रीजनिंग मैथ इनसे आते हैं, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिया होता है जिसमें से आपको एक अलग होता है, चुनना होता है। तो यहाँ पर भी उसी पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि ये चारों जो हैं इनमें से एक आपका अलग है, वो कौन सा है? क्या रेशम अलग है, क्या लिनन अलग है, क्या पॉलिएस्टर अलग है, या फिर जूट अलग है?
तो अगर आप देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो रेशम है, लिनन है, जूट है, ये तीनों के तीनों आपके प्राकृतिक जगत के रेशे हैं। अगर हम बात करें पॉलिएस्टर की, तो ये आपके कृत्रिम जगत का रेशा है और यही सबसे आपका अलग है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जंतु द्वारा ऊन प्राप्त किया जाता है? ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो ये जो आपका कौन सा जंतु है जिसके द्वारा आप ऊन नहीं प्राप्त करते हैं? क्या ऊंट है, क्या भेड़ है, बकरी है या रेशम कीट है? अगर हम बात करें कि हमें ऊंट से, हाँ प्राप्त होता है ऊंट से ऊन। भेड़ से, जी हाँ हमें भेड़ से भी प्राप्त होता है। बकरी, बकरी से भी प्राप्त होता है। रेशम कीट, तो रेशम कीट के द्वारा आपको ऊन कभी नहीं प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो रेशम कीट के द्वारा आपको रेशम के वस्त्र यानी कि रेशमी धागे आपको प्राप्त होते हैं। तो ये आपका सब सही क्या हो जाएगा, रेशम कीट। मैं आपको एक, वैसे आपको पता है, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएँ। तो जब आपसे अगर स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो आप देखेंगे तो उसमें अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें 100 के 100 ना तो ईज़ी होंगे, ना तो बिल्कुल हार्ड होंगे। कुछ आसान, कुछ कठिन ज़रूर होते हैं। तो अगर आपसे कभी मान लीजिए आप जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में और आपके क्वेश्चन स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़िएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर स्टार्टिंग के आपके 4-6 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं, तुरंत आपको आ रहे हैं, तो भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चले जाना है। आपको तब भी क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से पढ़ना है, देखना है, समझना है, उसके बाद आंसर करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग के 4-6 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए, तो आप बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाइएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, तसल्ली के साथ पढ़ना है। हमारे पास 2.5 घंटे का समय है, बहुत होता है, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो गया? 4th वाला आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यक्ति के शरीर में बहुत अधिक शर्करा हो जाना कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ गई हो तो क्या कहलाता है? क्या ये इंसुलिन कहलाता है, दिल का दौरा कहलाता है, शुगर अटैक कहलाता है या फिर मोटापा कहलाता है? अगर किसी व्यक्ति के शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता और घटता है, आपने देखा होगा कि क्या होता है, व्यक्ति का शुगर अचानक बढ़ जाता है। तो जो व्यक्ति का जो शुगर लेवल है वो अचानक अधिक बढ़ जाना शुगर अटैक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो इंसुलिन, दिल का दौरा या फिर मोटापा नहीं कहलाता है, वो आपका शुगर अटैक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूजीनॉल तत्व पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? अगर हम बात करें यूजीनॉल तत्व की, तो ये किसमें पाया जाता है? क्या ये लहसुन में होता है? क्या ये लौंग में होता है? क्या ये इलायची में होता है या फिर ये टमाटर में होता है? तो ये आपने किसमें पढ़ा है? ये आपने न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ा है कि कुछ तत्व आपने देखे थे, भोज्य पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले तत्व, और ये आपसे पूछे भी जाते हैं। करीब-करीब मैंने लिखाया था, 20 के आसपास मैंने लिखाया था, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको यूजीनॉल के बारे में बताना है कि यूजीनॉल में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि यूजीनॉल तत्व किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। तो ये तो पाया जाता है हमारे लौंग में। अगर हम बात करें लहसुन में क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद पिछली बार पूछा गया था कि लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो वो लहसुन में पाया जाने वाला तत्व है एलानिन। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किया है। इलायची में पाया जाने वाला सिलिकॉन है, क्या है? सिनकोल है। और टमाटर में आप सभी को पता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, जो कि टमाटर के लाल रंग होने का कारण होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है आपका, मूली के तीखेपन का कारण है। जो मूली आप खाते हैं तो मूली थोड़ी सी कड़वी लगती है, वो उसके कड़वेपन का क्या कारण है? क्या वो कैरोटीनॉयड है, क्या वो क्लोरोफिल है, क्या वो लाइकोपिन है, या फिर वो आइसोसाइनेट है? तो हमें पता है कि जो कैरोटीनॉयड है, ये जो हमारे पीले फल हैं जैसे गाजर हो गया, कद्दू हो गया, उनमें पाया जाता है। क्लोरोफिल ये हम सब ने बचपन से पढ़ रखा है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। लाइकोपिन ये तो अभी अभी देखा हमने, टमाटर में पाया जाता है। तो बचा क्या? बचा आपका आइसोसाइनेट। ये जो आइसोसाइनेट होता है ये आपके मूली में पाया जाता है, और यही वजह होती है कि जो मूली होती है वो थोड़ी सी कड़वी लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। हल्दी में पाया जाने वाला तत्व है, जो हल्दी होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या वो ल्यूटिन है, क्या वो एक्रोलीन है, क्या वो मोमोडिका है, क्या वो करक्यूमिन है? तो आपको पता है कि जो हल्दी है, हल्दी में पाया जाने वाला तत्व है हमारा करक्यूमिन। करक्यूमिन जो है आपका, ये हल्दी में पाया जाता है। अगर हम बात करें ल्यूटिन की, तो ये आपके शिमला मिर्च में पाया जाता है। जो हरी शिमला मिर्च होती है उसमें ल्यूटिन नामक तत्व पाया जाता है। अगर हम बात करें मोमडिका की, तो मोमडिका करेले के जो करेले में जो कड़वाहट होती है, इसी मोमडिका के कारण होती है। अगर हम बात करें एक्रोलिक की, तो जो ये एक्रोलीन है, ये आपका जो जब कभी आप तेल गैस पे रख देते हैं और अपना फ़ोन देखने लगते हैं तो उसमें से धुआं निकलने लगता है, तेल में से धुआं निकलने लगता है, वही क्या होता है? वही आपका एक्रोलीन होता है, और ये एक जहरीली गैस होती है। ठीक, यानी कि वो आपके जो तेल है उसको ये जहरीला बना देती है। इसीलिए जब जैसे आप कोई डीप फ्राई करते हैं, यानी कि जो तलने वाला, जैसे समोसा हो गया, पूड़ी हो गई, इन सारी चीज़ों को जब आप तलते हैं तो एक बार जो आप तेल का उपयोग करते हैं उसको आपको दोबारा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कढ़ाई में या अपने बर्तन में उतना ही तेल लेना चाहिए जितने की हम खपत कर सकें, उसे हमें बार बार रखना नहीं चाहिए। बट अमूमन होता क्या है कि गांव में तो अक्सर ये आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, बड़ी सी कढ़ाई ले लिए, आधा लीटर उसमें तेल डाल दिए, यानी कि आधी कढ़ाई तेल डाल लिए, उसके बाद उसमें छान लिए, उसको उठा के रख लिए। कम से कम उसमें 4-5 बार वो उसको तलते जाते हैं, तो वो जहरीली तेल खा रहे हैं, यानी कि विष युक्त तेल को खा रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। आपको बताना है कि अंडे में हरे रंग का जो छल्ला बनता है वो किसकी वजह से बनता है? क्या कारण होता है कि अंडे में हरे रंग का छल्ला बनता है? क्या वो क्लोरोफिल है, क्या वो बीटालिन्स है, क्या वो फेरस सल्फाइड है, या फिर वो पोटेशियम ऑक्सलेट है? अब यहाँ पर हमने हरे रंग की बात की है, तो इसका मतलब ये मत लगा लीजिएगा कि इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल आपके पत्तियों में पाई जाती है, या फिर कहे तो पत्तियों के हरे रंग होने का कारण क्या है? क्लोरोफिल है। अगर हम बात करें यहाँ पर अंडे में जो हरे रंग का छल्ला बन रहा है, वो आपके क्लोरोफिल की वजह से नहीं, बल्कि जो आपका फेरस सल्फाइड है इसकी वजह से बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फेरस सल्फाइड। अगर हम बात करें बीटालिन्स की, तो बीटालिन्स आपके पाया जाता है चुकंदर में। किसमें पाया जाता है? चुकंदर में। और अगर हम बात करें पोटेशियम ऑक्सलेट की, तो ये आपके अदरक में पाया जाता है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में WBC की कमी होने पर ... होता है। अगर आपके शरीर में WBC की कमी हो गई है तो इससे कौन सा रोग होगा? क्या वो ल्यूकोपीनिया होगा, क्या वो ल्यूकेमिया होगा, हाइपरकैल्सीमिया होगा, या फिर हाइपोकैल्सीमिया होगा? अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अधिकता और कमी की, तो ये हाइपर और हाइपोकैल्सीमिया कैल्शियम से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें
कि WBC की शरीर में अगर कमी हो रही है तो इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे होगा आपका ल्यूकोपीनिया। लेकिन अगर हम बात करें अधिकता होगी, अगर आपके शरीर में WBC की अधिकता हो गई है तो इससे होने वाला रोग आपका हो जाता है ल्यूकेमिया। ठीक, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, कौन सा रोग होता है, ल्यूकेमिया। यानी कि शरीर में जो WBC की घटी मात्रा है वो है ल्यूकोपीनिया और जो बढ़ी हुई मात्रा है वो है ल्यूकेमिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्वों में शामिल है। आपने प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व एक टॉपिक ही पढ़ा था, तो वहां पर आपने क्या देखा था, क्या मूल्य संबंधित है यानी कि मूल्य तत्व है, लक्ष्य तत्व है या फिर स्तर, या तीनों ही। तो जो प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं उसमें ये तीन के तीनों ही शामिल हैं, यानी कि मूल्य, लक्ष्य और स्तर, ये तीनों ही शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताना है कि पार्कर के अनुसार मूल्य हैं। पार्कर ने मूल्य को कितने प्रकार का बताया है या कौन कौन से मूल्य को बताया है। क्या वो प्रेम, सुख, आराम है, क्या कला, महत्वाकांक्षा, धर्म है, क्या खेल, शिल्प, विज्ञान, संबंध और स्वास्थ्य है, या फिर उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें पार्कर महोदय की तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो मूल्य है वो 9 प्रकार के मूल्य बताए। कौन कौन से, 3 यहाँ है आपका, यानी कि प्रेम, सुख, आराम, कला, महत्वाकांक्षा, धर्म, खेल, शिल्प, विज्ञान, स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। हालांकि मैंने ये आपको याद करने के लिए सारे के सारे ऑप्शन डाल दिए हैं, बाकी ये आपसे हो सकता है कि कुछ यहाँ से कट पिट के यहाँ पर कुछ और भी जोड़ दिया जाए। तो अगर ये आपको 9 के 9 याद हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है आपसे कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है। जो मनुष्य है उसकी खोपड़ी में अस्थियों की संख्या है कितनी, क्या 14 है, 18 है, 28 है या फिर 20 है। अगर हम बात करें व्यक्ति के जो मनुष्य की जो खोपड़ी है उसकी खोपड़ी में 28 अस्थियां पाई जाती हैं। 8 कहाँ होती हैं, 8 कपाल में होती हैं, 14 उसके चेहरे में होती हैं और 6 अस्थियां कान में पाई जाती हैं। अगर हम इन सभी को जोड़ लें तो हो जाता है हमारा 28, यानी कि हमारी खोपड़ी में 28 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है रुधिर परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है। रुधिर परिसंचरण का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या वो कार्डियोलॉजी कहलाता है, क्या वो साइटोलॉजी कहलाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपको याद हो तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो ये लॉजी लगा होता है, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। कार्डियोलॉजी यानी कि आपके हृदय का अध्ययन करना, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन करना, एंजियोलॉजी जो है ये आपके रुधिर परिसंचरण का अध्ययन करना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। आपको बताना है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, यानी कि जो फादर ऑफ एंजियोलॉजी हैं वो कौन है। क्या विलियम हार्वे हैं, रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट गेने हैं या फिर ल्यूवेन हॉक हैं। कौन है इनमें से आपके फादर ऑफ एंजियोलॉजी। तो जो फादर ऑफ एंजियोलॉजी हैं वो हैं विलियम हार्वे, यानी कि विलियम हार्वे को हम फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। कह रहा है भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण होता है, यानी कि जब एक भ्रूण होता है तो उसमें रक्त निर्माण कहाँ होता है, क्या अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, अस्थि मज्जा में होता है या फिर आमाशय में होता है। अगर बात करें हम रक्त निर्माण की तो पता है वयस्कों में या व्यक्ति में जो होता है ये
रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आपके और हमारे शरीर में जो रक्त का निर्माण हो रहा है अस्थि मज्जा में हो रहा है, लेकिन भ्रूणावस्था में ये अस्थि मज्जा में नहीं होता है। कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में। यकृत में, भ्रूणावस्था में यकृत में ही बच्चे के भ्रूण में रक्त निर्माण होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा होता है उसकी अस्थियों में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बनी किसकी होती हैं? तो उसकी जो उपास्थियाँ होती हैं वो उपास्थियों से बनी होती हैं। ठीक, कार्टिसोल की बनी होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं बच्चों की जो अस्थियां होती हैं। कितनी वो फ्लेक्सिबल होती हैं, वो कड़ी नहीं होती हैं, तभी तो बच्चे के जन्म में परेशानी नहीं होती। अगर जैसे अभी हमारी अस्थियां बिल्कुल टाइट हैं, ऐसे बच्चे की अस्थियां हो जाएंगी तो क्या बच्चे का जन्म इतनी आसानी से हो पाना संभव है? नहीं। तो जो बचपन में यानी कि भ्रूणावस्था होता है, तो भ्रूणावस्था में बच्चे की जो अस्थियां होती हैं वो इनमें कैल्शियम वगैरह नहीं पाया जाता है, उनकी अस्थियां कड़ी नहीं होती हैं, वो बहुत ही कोमल होती हैं, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली होती हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। आपको बताना है कि ये जो निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्या वो थ्रोम्बिन है? क्या वो फाइब्रिनोजन है? क्या वो फाइब्रिन है? या फिर उपरोक्त सभी? तो हमने ये देख रखा है, जो हमारा प्लाज्मा होता है यानी कि जो रक्त प्लाज्मा है उसमें ये सारे के सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, चाहे वो थ्रोम्बिन हो, चाहे फाइब्रिनोजन हो, चाहे फाइब्रिन हो, ये सारे के सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। हमने कुछ और प्रोटीन के बारे में भी चर्चा किया था, अगर आपको याद हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। कार्य सरलीकरण की पेन पेंसिल तकनीक में सम्मिलित नहीं है। आपने पेन पेंसिल तकनीक में चार चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले कार्य सरलीकरण ही दो रूपों में आपने देखा था, एक था औपचारिक और एक था आपका कार्य सरलीकरण की पेन पेंसिल तकनीक। औपचारिक में आपने 4 देखा था, पेन पेंसिल में आपने 4 देखा था। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें पेन पेंसिल तकनीक नहीं है। क्या वो प्रोसेस चार्ट है? क्या वो मल्टीमैन चार्ट है? क्या वो ऑपरेशन चार्ट है? या फिर वो मेमो मोशन है? अगर हम बात करें कि कार्य सरलीकरण की जो पेन पेंसिल तकनीक है उसमें मेमो मोशन नहीं आता है। ये मेमो मोशन तो हमारे फॉर्मल यानी कि जो हमारी औपचारिक विधि थी, औपचारिक तकनीक थी, उसमें सम्मिलित थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक में सम्मिलित नहीं है। तो क्या औपचारिक तकनीक में सम्मिलित नहीं है? पहला है आपका माइक्रो मोशन, दूसरा है साइकिल ग्राफ, स्टॉप वॉच और पाथवे चार्ट। तो जो कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है उसमें आपका एक नहीं सम्मिलित है, और वो क्या है एक जो सम्मिलित नहीं है? तो वो है आपका पाथवे चार्ट। ये आपका पेन पेंसिल तकनीक का पार्ट होता है। बाकी आपने प्रोसेस चार्ट देखा ही था, वो फॉर्मल का था। तो ये आपके 8 आपके यहाँ पर आ गए हैं। 4 आपने वहां देखा, 4 यहाँ देखा, हो सकता है आपको याद आ गया हो सब। अगला क्वेश्चन है आपका, पाथवे चार्ट में उपयोग किया जाता है किसका? पिन व धागे का, कृत्रिम किचन का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें पाथवे चार्ट की, तो पाथवे चार्ट में हम पिन और धागे का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कृत्रिम किचन बनाते हैं। यानी कि आप एक लकड़ी का तख्त लेते हैं, उस पे आप अपना कृत्रिम किचन बनाते हैं और देखते हैं जहाँ जहाँ स्त्री जैसे जैसे जाती है, घूमती है, जिस तरह से वो कार्य को करती है उसी तरह से हम धागे को घुमाते जाते हैं और बाद में नापते हैं कि हमारे धागे कितना धागा उपयोग हुआ है। जब वो पुनः उसी कार्य को करती है, जब उसे कार्य सरलीकरण का तरीका बताया जाता है, तो पुनः उसी क्रिया को दोहराया जाता है और कंपेयर किया जाता है कि व्यक्ति ने
पहले कितना मूवमेंट था और अब वो कितना मूवमेंट किया है, यानी कि वो पहले कितना घूम रहा था, कितना लंबा धागा पहले लगा था और अब धागे की जो लंबाई है वो कितनी कम हुई है। तो वो इस प्रकार से इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति ने किस तरह से कार्य किया है। तो यहाँ पर उपरोक्त आपका दोनों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। लेखक को उसके परिश्रम के बदले मिलने वाली आय कहलाती है। जो लेखक होते हैं उनके परिश्रम के बदले जो उनको आय मिलती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है? उपहार कहलाता है, ग्रेच्युटी कहलाती है, रॉयल्टी कहलाती है या फिर भत्ता कहलाता है। तो ये सारे के सारे शब्द अभी हमने देखे थे। उपहार क्या होता है? जो आप वो शादी वगैरह में लिफाफा लेके जाते हैं वही उपहार होता है। रॉयल्टी, रॉयल्टी आपने देखी थी, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? जो लेखक को परिश्रम के बदले मिलती है तो वो आपकी रॉयल्टी होती है। अगर हम बात करें ग्रेच्युटी की, ग्रेच्युटी क्या होता है? जब सेवा काल समाप्त हो जाता है और एक साथ व्यक्ति को अधिक पैसा मिलता है तो वही आपका ग्रेच्युटी कहलाता है। बाकी भत्ते के बारे में अभी आपने समझा कि ये सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है होंठ के किनारों पर घाव हो जाना। होंठ के किनारों पर घाव हो जाना क्या कहलाता है? क्या ये कहलाता है एंगुलर स्टेमेटाइटिस कहलाता है, चिलोसिस कहलाता है, ग्लोसिटिस कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कल हमने एक टर्म चर्चा किया था चिलोसिस। वो क्या था? तो वो था जो आपके होंठ के किनारे फट रहे थे, जो होंठ के किनारे फट रहे थे उसे हमने चिलोसिस किया था, बोला था। और जो आपके यहाँ पर बात हो रहा है होंठ के किनारों पर घाव हो जाना, तो वो है आपका एंगुलर स्टेमेटाइटिस है। इसकी वजह से आपके जो होंठ पर घाव हो जाता है और कभी कभी ये फटकर खून भी बहने लगता है, ठीक। और ग्लोसिटिस ये हमने बात किया था कि जब जीभ पर घाव हो जाता है तो वही आपका ग्लोसिटिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है स्वनिर्मित रेशम के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें से आपका ऐसा कौन सा है जो स्वनिर्मित के अंतर्गत नहीं आता है, उत्पादित के अंतर्गत आता है? क्या वो लपेटा रेशम है, क्या वो मूंगा रेशम है, टसर रेशम है या फिर एरी रेशम है? तो ये जो आपके मूंगा, टसर और एरी हैं ये तीन के तीनों आपके स्वनिर्मित के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो लपेटा है ये आपका उत्पादित के अंतर्गत आता है। बात यहाँ पर आपको क्या बतानी है, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि ये तीनों जो मूंगा है, जो टसर है, जो एरी है, हम इसको किस किस से निर्मित करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वस्त्र के किनारों को कहा जाता है। जो वस्त्र के किनारे होते हैं उनको क्या कहते हैं आप? क्या उनको सेल्विज कहते हैं? क्या उनको आप सेल्वेज कहते हैं या उनको आप टक कहते हैं, टांका कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात करें कि वस्त्र के किनारों को, तो वस्त्र के किनारों को हम सेल्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वस्त्र की सतह को स्टार्च के द्वारा कड़ा करना कहलाता है। जो वस्त्र की सतह है जब उसे आप स्टार्च के द्वारा उसको कड़ा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्या वो सीजिंग कहलाता है, क्या वो साइजिंग कहलाता है, क्या वो मोयरिंग कहलाता है या फिर वो टेंटरिंग कहलाता है? तो अगर हम वस्त्रों को स्टार्च के द्वारा कड़ा कर रहे हैं तो ये आपका साइजिंग कहलाता है। सीजिंग क्या है? तो सीजिंग वस्त्रों को झुलसाना, जो उस पर ऊपर से उभरे हुए दाने रोए निकले होते हैं उनको झुलसाने की जो प्रक्रिया है वो सीजिंग कहलाती है। अगर हम बात करें मोयरिंग की, तो मोयरिंग में आप क्या कर रहे थे? लहरों के समान नमूने बना रहे थे। अगर बात करें टेंटरिंग की, तो टेंटरिंग में हम करते क्या है? समान रूप से हम उसको अपने वस्त्र को चौरस बनाते हैं, ठीक।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। कह रहा है कि वस्त्र की रासायनिक परिसज्जा में सम्मिलित है। जब आपने वस्त्र की परिसज्जा की थी तो वहां पर आपने दो प्रकार की परिसज्जा पढ़ी थी। एक पढ़ा था क्या? एक पढ़ा था आपने यांत्रिक परिसज्जा और एक पढ़ा था आपने रासायनिक परिसज्जा। अगर हम यहाँ बात करें कि रासायनिक परिसज्जा में क्या शामिल है, तो रासायनिक परिसज्जा में क्या मोयरिंग है, क्या ग्लेजिंग है, क्या मर्सराइजिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी रासायनिक परिसज्जा है उसमें मर्सराइजिंग आता है, यानी कि जो हम मर्सराइजिंग प्रक्रिया करते हैं वो हमारी रासायनिक प्रक्रिया होती है। बाकी ये दोनों ही आपके रासायनिक यांत्रिक होते हैं। तो एक बार इन्हें भी आप पढ़ते हुए जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो हमारा प्रोसेस चार्ट है, प्रोसेस चार्ट में आप कितने प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। अगर आपको याद हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसेस चार्ट होता है या जो हम बात करें अगर हमारे पेन पेंसिल तकनीक की, तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया था। आपको बताना है कि जो प्रोसेस चार्ट है उसमें कितने प्रतीक आपने देखे थे। 3 देखे, 5 देखे, 7 देखे, 9 देखे। कितने देखे आपने? तो उसमें आपने 5 प्रतीकों का प्रयोग किया था। कितने प्रतीक का? 5 प्रतीकों का प्रयोग हमने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है आपसे, ऑपरेशन चार्ट में प्रयुक्त होने वाला छोटा गोला। आपने उसमें कुछ गोलों का प्रयोग किया था, छोटा गोला, बड़ा गोला। तो आपको बताना है कि जो इसमें छोटा गोला है वो क्या दर्शाता है। क्या वो उंगलियों की गति को दर्शाता है, क्या वो भुजाओं की गति को दर्शाता है, वो निरीक्षण को दर्शाता है, या फिर वो आलस्य को दर्शाता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा ऑपरेशन चार्ट है इसमें जो छोटा वाला गोला है ये भुजाओं की गति को दर्शाता है। एक हमने बड़ा गोला देखा था, तो ये जो बड़ा गोला होता है ये आपके उंगलियों की गति को दर्शाता है। अगर हम बात करें निरीक्षण, तो निरीक्षण के लिए हमने वर्ग का प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें आलस्य की, तो आलस्य के लिए हमने कुछ इस तरह के यानी कि जो ट्रायंगल बनता है हमने उसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 43 है। कार्य सरलीकरण का प्रमुख उद्देश्य है क्या है? क्या समय की बचत करना है, कार्य को सरलता से करना है, कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर अभी होता कि उपरोक्त सभी, तो हम ये सभी पर टिक कर देते कि हमें समय की बचत करना है, हमें कार्य को सरल करना है, हमें अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाना है। उपरोक्त ये सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त नहीं दिया गया है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आ गया है, यानी कि हमें इन तीनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। देंगे किसे? तो हमने क्या पढ़ा है, कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है कि कार्य को सरल ढंग से कर सके, यानी कि कार्य को सरलता से करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। ये हमने कई बार इस प्रश्न का जिक्र किया है, आपने कई बार देखा होगा, कई बार PYQ में भी देखा है कि कार्य सरलीकरण का अर्थ है क्या है। तो कार्य को सरल पूर्वक ढंग से करना, यही आपका कार्य सरलीकरण कहलाता है। हालांकि अगर आपके पास उपरोक्त सभी आएंगे तो ये सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि हम उससे समय की बचत करते हैं, शक्ति की बचत करते हैं, ये कार्य की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करते हैं, तो आपका सब सही हो जाता। लेकिन हमें आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। कभी भी जब आप आंसर देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने रट रखा है, जो आपने सुन रखा है वही सही हो। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 44। पूछ रहा है आपसे कि कार्य सरलीकरण में बचत नहीं होती है। आपको बताना है कि जब हम कार्य सरलीकरण का उपयोग करते हैं तो इनमें से क्या नहीं बचाते हैं। क्या समय नहीं बचता है, धन नहीं बचता है, शक्ति नहीं बचती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी हमने देखा कि जब हम कार्य सरलीकरण का उपयोग करते हैं तो हमारी समय बचती है, हमारी शक्ति बचती है, लेकिन धन का जिक्र नहीं हुआ है। धन, क्योंकि जो उपकरणों का आप प्रयोग करते हैं उनमें पैसे लगते हैं और ये हमारे धन की बचत नहीं करता है। समय शक्ति की तो बचत करेगा, लेकिन ये धन की बचत नहीं करेगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों का पसंदीदा रंग है। जो स्त्रियां होती हैं या बोले तो स्त्रियोचित, ये पूछा गया है स्त्रियोचित यानी कि स्त्रियों के लिए उचित रंग कौन सा है? क्या वो पीला है, नीला है, गुलाबी है या लाल है? अब ऐसा मत के सोचिएगा कि हमारा तो पीला है तो हम पीला लगाएंगे, हमारा नीला है तो हम नीला लगाएंगे, हमारा लाल है तो हम लाल लगाएंगे क्योंकि हम स्त्री हैं। हम स्त्री हैं तो जो हम पसंद कर लिए वो हो गया, जी नहीं। एक मानक रखा गया है कि स्त्रियों के लिए कौन सा रंग चाहिए, पुरुषों के लिए कौन सा रंग चाहिए, कौन सा जो है बच्चों के लिए रंग होना चाहिए। ये एक मानक रखा गया है जो कि आपके बुक में दिया गया और हमें उसी के हिसाब से बताना है। तो ये किसी पर्टिकुलर किसी एक स्त्री के बारे में बात नहीं हो रही और यहाँ पर आप अपनी सोच को मत थोपिएगा। यहाँ पर आप अपने सोच को मत थोपिएगा। यहाँ पर जो आपके बुक में दिया रहता है, बुकिश लैंग्वेज में ही आपको आंसर देना होता है। तो कभी भी जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आप अपनी सोच के हिसाब से आंसर मत दिया कीजिए। सब कुछ अपने बुक को भी ध्यान में रखते हुए आंसर दिया कीजिए, ठीक। तो जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्त्रियों का पसंदीदा रंग है तो वो क्या है, गुलाबी है, ठीक। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। ये थे आज के हमारे 45 क्वेश्चन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आप चीज़ों को आसानी से कर पा रहे होंगे। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल एकदम नया नया सा पढ़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जो चीज़ें कोशिश आपकी क्या होनी चाहिए, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो हमने पढ़ रखा है, जो हमने पढ़ रखा है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा तो हमारा वो गलत नहीं होना चाहिए। हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से उड़ते पड़ते, तो आप उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपने जो पांचों ब्रांच पढ़े हैं क्या वो आपके मजबूत हैं, क्या आप अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे कर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो आपने पढ़ा है अगर वो क्वेश्चन आया है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा, कल आपकी क्लास होगी अभी, ठीक। बाय।